गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? यू आर वेलकम टू CR इंटरनेशनल ऑनलाइन क्लासेस। आज का 10th A1 और 10th A3 SST हिंदी मीडियम का जो टॉपिक है वो आपका रहेगा रेस्पॉन्सिबल फैक्टर्स रिगार्डिंग लैंड डिग्रेडेशन। भूमि निम्नीकरण के लिए जो प्रभावित करने वाले कारक हैं उन पे हम चर्चा करेंगे। इसमें सबसे पहला टॉपिक है भूमि निम्नीकरण के लिए कौन कौन से 4 महत्वपूर्ण कारक जो हैं वो इसके अंदर हैं। सबसे पहला पॉइंट है खनन। उद्योगों को चलाने के लिए विभिन्न प्रकार के खनिज पदार्थों का निष्कासन हमें विभिन्न क्षेत्रों से करना पड़ता है और उस खनिज निष्कासन की प्रक्रिया के दौरान बड़ी मात्रा में वन क्षेत्र काटा जा रहा है। वहाँ पे रहने वाले आदिवासी लोगों को वहाँ से हटाया जा रहा है, दूसरी जगह पर बसाया जा रहा है। तो इससे बड़ी अव्यवस्था का माहौल बनता है और कई खनिजों के निष्कासन की प्रक्रिया में बहुत ज़्यादा धूल उड़ती है जो कि आसपास के क्षेत्र में जमा हो जाती है। जिस क्षेत्र पे जमा होती है तो जो खनिजों की धूल होती है वो एक लेयर बना देती है और जो पानी के सोखने की क्षमता है उसको कम करती है। तो खनन प्रक्रिया है भूमि निम्नीकरण का मेन रीज़न हो सकती है। और इसके अलावा खनिजों को ढोना भी बड़ा मुश्किल काम रहता है। इसके बाद है अति चराई। जिन क्षेत्रों के अंदर यानी पशु बहुत ज़्यादा पाले जाते हैं, जैसे राजस्थान है, गुजरात है, MP है, महाराष्ट्र है, इन चारों ही प्रांतों के अंदर बहुत ही ज़्यादा पशुओं की चराई की वजह से घास बिल्कुल यानी नीचे तक उसकी जड़ों तक उसको चरा लिया जाता है, जिसकी वजह से ज़मीन जो ऊपर की लेयर है वो उसकी पकड़ ढीली हो जाती है और उनके खुरों से वो मिट्टी कट जाती है। जब वर्षा आती है तो वो उसके साथ में लेयर बह करके चली जाती है और मृदा अपरदन का मेन रीज़न बन जाता है। तीसरा है अति सिंचाई। पंजाब और हरियाणा और वेस्टर्न UP के अंदर पर्याप्त जल सुविधाओं की वजह से जैसे जो गन्ना है या फिर चावल है, इस तरह की फसलों के लिए बहुत पर्याप्त मात्रा में वहाँ पर सिंचाई की व्यवस्था है। वो सिंचाई ज़्यादा करने की वजह से जल आक्रांतता वाली समस्या उन खेतों में देखने को मिलती है, जिसमें जो जल क्षारीयता बढ़ रही है, लवणीयता उसके अंदर बढ़ रही है। ये मतलब भूमि निम्नीकरण का एक रीज़न है, ज़्यादा मात्रा में सिंचाई। इसके बाद है खनिजों की प्रक्रियाएँ। खनिज जैसे कि कुछ उद्योग ऐसे हैं, जैसे कि सीमेंट का उद्योग है। सीमेंट बनाने की जो प्रोसेस है उसके अंदर चूने के पत्थर को पीसा जाता है। जब चूने के पत्थर को पीसते हैं तो उसकी बड़ी मात्रा में धूल आसमान के अंदर उड़ती है और दूर दराज के क्षेत्र तक जाकर के जम जाती है। वो खेतों में एक लेयर बना देती है जिसमें पानी सोखने की क्षमता कम रहती है। इस वजह से फसलों का विकास भी रुकता है और मृदा का जो उनकी क्वालिटी है वो घट जाती है। कीटनाशकों का प्रयोग। कीटनाशक बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किए जाने से कीटनाशक मृदा के अंदर घुलनशील होते हैं, वो उसमें मिल जाते हैं और कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली मनुष्य के शरीर के अंदर विभिन्न प्रकार की खाद्य फसलों के जरिए उनके शरीर में भी आते हैं, जो कि बड़ा मुश्किल काम है। इस तरह की जो भूमि निम्नीकरण का एक रीज़न बन जाते हैं। 5 पॉइंट जो हैं इनको हमें रिवाइज कर लेना है। नेक्स्ट जो टॉपिक होगा आपका संसाधन नियोजन। संसाधनों को या रिसोर्सेज को प्लान करके हम कोई काम कर सकते हैं। जैसे कि हमें पता होना चाहिए, पहले हम उसका सर्वे करते हैं, फिर अनुमान लगाते हैं कि हमारे संसाधन ये कितने समय तक चलेगा। और इस प्रकार जैसे आपूर्ति सीमित है, हमारे पास में जो रिसोर्सेज हैं उनकी जो सप्लाई है वो लिमिटेड है। हम पर्याप्त मात्रा में उसकी सप्लाई नहीं दे पा रहे हैं हम क्योंकि उसकी निकासी कम हो रही है। निकासी मजबूरी में कम कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास जनसंख्या का दबाव ज़्यादा है, संसाधन कम है, इसलिए निकासी कम है। निकासी कम है तो सप्लाई भी कम है। इसी तरीके से उससे बनने वाली चीज़ें भी कम है, तो संसाधनों की आपूर्ति सीमित हो रही है। वितरण असमान है, हर जगह पर हर प्रकार का खनिज नहीं मिलता। अपने हरियाणा के अंदर यहाँ पे कोयले जैसे जो मतलब संसाधन है वो विद्यमान नहीं है, पेट्रोलियम नहीं है। तो जैसे राजस्थान का क्षेत्र है बाड़मेर, जो कि पहले वहाँ पे इस तरह के संसाधन नहीं थे, लेकिन अब पेट्रोलियम का वहाँ भी इस तरह का खनिज निकलने लगा है। इस तरह से और भी असम के अंदर डिगबोई है, बॉम्बे हाई है, यहाँ से अंकलेश्वर क्षेत्र है, वहाँ से खनिज तेल निकाला जाता है। गुवाहाटी है असम के अंदर, तो जो वितरण है वो लेवल एकसमान नहीं है। इंडिया के अंदर जो सोना है कर्नाटका से ही मिल रहा है, बाकी प्रांतों से नहीं मिलता है। कर्नाटक में कोलार की खानों से। तांबा है वो आंध्र प्रदेश और राजस्थान से ज़्यादा मिलता है।
अति उपयोग से प्रदूषण, जो बहुत ज़्यादा मतलब यूज़ करते हैं, कुछ संसाधनों का बहुत ज़्यादा एक्सेसिव यूज़ करते हैं। एक्सेसिव यूज़ करने से, जैसे कोयला है, बहुत पर्याप्त मात्रा में उसको जलाने से पर्याप्त मात्रा में धुआं मतलब वातावरण में छोड़ा जाता है, उसको वो प्रदूषित कर देता है, यानी प्रदूषण की समस्या को क्रिएट करता है। प्राकृतिक संसाधनों के विकास के लिए हम प्राकृतिक संसाधनों को अधिक से अधिक मात्रा में उनके विकास के लिए भी ऐसा कर रहे हैं, जो कि ये मतलब संसाधनों को प्लान करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अगर हम प्लान नहीं करेंगे तो आने वाली पीढ़ी जो है उसका इस्तेमाल नहीं कर पाएगी, उसका फायदा उन लोगों को नहीं मिलेगा जो आने वाले बच्चे जो बड़े होंगे और वो देश के नागरिक होंगे, तो उस समय उनको संसाधनों की जरूरत होगी, और अगर विकल्प अवेलेबल नहीं होंगे तो वो मतलब निराशाजनक जीवन जिएंगे। इसके बाद है संसाधनों के संरक्षण का महत्व। हम संसाधनों को क्यों संरक्षण करना चाहते हैं, हम किस लिए मतलब संरक्षण करना चाहते हैं, वो इसी से रिलेटेड है सीमित आपूर्ति, क्योंकि इसकी ऐसा नहीं कि मतलब असीमित आपूर्ति है, बहुत पर्याप्त मात्रा में मौजूद है हमारे पास में, हमारे पास लिमिटेड है, लिमिटेड सप्लाई है, और हम इसको बहुत ही अनलिमिटेड तरीके से नहीं निकाल सकते। अनलिमिटेड निकालेंगे तो कभी ना कभी ये समाप्त हो जाएगा और फिर हम एकदम से हमारा विकल्प खत्म हो जाएगा। प्रदूषण और वैश्विक तापन, इसमें जैसे ज़्यादा मात्रा में जैसे पेट्रोलियम है, कोयला, पेट्रोल, डीजल, इस तरह के जो संसाधन हैं, अगर इन रिसोर्सेज को ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल करते हैं तो वायुमंडल के अंदर तरह तरह की जहरीली गैसें छोड़ी जाती हैं, और जितनी ज़्यादा जहरीली गैसें वायुमंडल में जाएंगी तो हमारा जो वातावरण है वो गर्म होने लगता है। तो प्रदूषण और वैश्विक समस्या जो है, ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्या, जो कि CO2 और मीथेन गैस की वजह से पैदा हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन गैस की वजह से। यहां इसके बाद है सामाजिक और आर्थिक समस्या। देश के अंदर सामाजिक और आर्थिक समस्या की जो समस्या है वो भी इसी की वजह से पैदा हो रही है कि कुछ लोगों के पास तो संसाधन पर्याप्त मात्रा में मौजूद है, कुछ लोग बिल्कुल ही उनके पास संसाधन नहीं है, तो या तो अति गरीब या फिर बहुत ही ज्यादा धनवान व्यक्ति। अब इस तरह से इम्बैलेंस का सिस्टम समाज के अंदर देखने को मिल रहा है। कुछ साधन संपन्न है, कुछ साधन विहीन लोग समाज के अंदर रहते हैं, तो संसाधनों का संरक्षण करना जरूरी है ताकि सोसाइटी के अंदर एक समायोजन देख सकें, एक समन्वय उनके बीच कायम हो सके, और एक अच्छा कोऑर्डिनेशन समाज के अंदर देखने को मिले, और एक अच्छा मजबूत जो कि मतलब सोसाइटी का गठन हो। इसके बाद है संसाधनों के अति उपयोग की समस्याएं। किन किन क्षेत्रों में, जैसे कुछ क्षेत्रों में संसाधनों के अति उपयोग की समस्याएं भी आती रहती हैं। संसाधनों का ह्रास, अगर संसाधनों को बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया जाता है, बहुत ज़्यादा उनको एक्सेसिव यूज़ करेंगे तो डेफिनेटली कभी ना कभी संसाधनों का ह्रास हो जाएगा, वो अब कभी समाप्त हो सकते हैं, और समाप्त होने के बाद फिर हम उसको दोबारा से प्राप्त नहीं कर सकते। हम कोयले को नहीं बना सकते, हम पेट्रोलियम डीजल को नहीं बना सकते, प्राकृतिक गैस को नहीं बना सकते, नेचुरल गैस है वो लिमिटेड है हमारे पास। इसलिए इस तरह के संसाधनों को हमें बहुत ही सोच समझकर नियोजन तरीके से उसका यूज करना चाहिए। संसाधनों का अति उपयोग करने से संसाधनों का नुकसान हो जाएगा और हम उसको मतलब उसकी प्रतिपूर्ति नहीं कर सकते, मुआवजा उसका नहीं दे सकते आने वाली पीढ़ी को। और इसमें जो मतलब जैसे एक तो भूमि निम्नीकरण इसका मेन रीजन है। अगर संसाधनों का यूज ज्यादा करेंगे तो भूमि निम्नीकरण का एक कारण बनेगा, और वो आने वाली पीढ़ी को भूमि निम्नीकृत जमीन हम देंगे और उसमें वो अच्छी फसल पैदा नहीं कर पाएंगे, उनकी ये शिकायत सदा के लिए रह जाएगी। इसके बाद है संसाधनों का केंद्रीकरण। कुछ संसाधनों का बहुत ही ज्यादा केंद्रीकरण देखने को मिलता है, जैसे कि लोहा और इस्पात उद्योग हैं, ये हमारे इंडिया के अंदर जैसे वेस्ट बंगाल है, झारखंड है, उड़ीसा है, इस क्षेत्र के अंदर मौजूद ज्यादा मात्रा में मिल रहे हैं। तो वहां उसी के पास में लोहा और इस्पात उद्योग है, वहीं पे कोयले के भंडार भी हैं। तो नजदीक का जो केंद्रीकरण है, इन संसाधनों का केंद्रीकरण इन प्रांतों में मौजूद है। राजस्थान के अंदर जैसे तांबा है और जैसे चांदी है वो जैसे अजमेर के पास जेवर की खानों से मिल रही है, और भी जैसे सोना है वो कर्नाटक की कोलार खानों से मिल रहा है। पेट्रोलियम है वो अंकलेश्वर क्षेत्र से मिलता है, बॉम्बे हाई से मिलता है, और बाड़मेर जो कि राजस्थान से मिलता है, और असम के गुवाहाटी से मिलता है। तो इस तरह के ये क्षेत्र हैं जो संसाधनों के केंद्रीकरण है, वहाँ पे मतलब और सब जगह पर अवेलेबिलिटी नहीं है, यानी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन इस चीज़ का नहीं होता है। इसके बाद है वैश्विक पारिस्थितिकी संकट। इसमें एक बड़ी चुनौती पैदा हो रही है। हम संसाधनों को निकालते हुए हम ये ध्यान नहीं रखते कि इससे कौन कौन प्रभावित हो रहा है। इसमें बड़ी मात्रा में बड़ी संख्या के अंदर जीव इससे प्रभावित हो रहे हैं, क्योंकि बड़ी मात्रा के अंदर पेड़ काटे जाते हैं। पेड़ काटने से जीवों के रहने का स्थान उनसे छिन जाता है। अब जो लोग आदिवासी लोग वहां वन क्षेत्र में रहते हैं, उनका जीवन उसी पे गुजर बसर करता है, इसलिए वो डिपेंड है उस चीज पर, और वो कहीं दूसरी जगह जाने को मजबूर हो जाते हैं। इसी तरह से वहां के जो रहने वाले जीव हैं वो या तो शिकार कर लिए जाते हैं या फिर मतलब वो विनाश को
प्राप्त हो जाते हैं। कई बार उनकी जातियां ही, नस्लें ही खत्म हो जाती हैं। तो इस तरह की जो वैश्विक पारिस्थितिकी का संकट पैदा हो जाता है और एक इम्बैलेंस सिस्टम देखने को मिलता है, जो कि एक आहार श्रृंखला होती है, वो आहार क्रम जो है वो टूट जाता है। जैसे शाकाहारी है वो घास फूस खा करके, पेड़ पौधे वनस्पति वगैरह खा करके जिंदा रहते हैं, तो शाकाहारी को मांसाहारी खाते हैं और मांसाहारी को जैसे सर्वाहारी खाते हैं, जैसे मनुष्य है। तो एक जो चक्रण सिस्टम है, एक सर्कुलेशन जो सिस्टम है वो टूट जाता है। इस टॉपिक को एक बार फिर से हम रिवाइज करेंगे। तो भूमि निम्नीकरण के 4 रीजन जो हैं, इसमें मैंने 5 लिखवाए हैं आपको। खनन जो कि इसका मेन रीजन है, बहुत मात्रा में खनिजों को निकालने से इस तरह की समस्या पैदा होती है। अति चराई से होती है, अति सिंचाई से, खनिजों की प्रक्रियाओं से, कीटनाशकों के प्रयोग से। दूसरे टॉपिक में संसाधनों के नियोजन की जरूरत इसलिए क्योंकि लिमिटेड है, हमारे पास आपूर्ति सीमित है इनकी, सब जगह पर समान नहीं है, ऐसा नहीं मतलब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं मिलता है, कहीं पे ज़्यादा है कहीं कम है। अति उपयोग से प्रदूषण, कहीं पर बहुत ज़्यादा जैसे संसाधनों का उपयोग होने से वो प्रदूषण की समस्या को क्रिएट करता है। प्राकृतिक संसाधनों के विकास के लिए हम संसाधन को नियोजन करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि भविष्य में हम आने वाली पीढ़ी के लिए भी संसाधन बचा के रखने हैं। संसाधनों के संरक्षण का महत्व क्यों है? क्योंकि सीमित आपूर्ति है, प्रदूषण और वैश्विक तापन, अगर जैसे ज़्यादा मात्रा में संसाधनों को निकाला जाता है या यूज़ किया जाता है, एक्सेसिव यूज़ होता है उसका, तो जो पोल्यूशन और जो ग्लोबल वार्मिंग की समस्या पैदा हो जाती है। और जो लिमिटेड सप्लाई है, क्योंकि संसाधनों की जो सप्लाई है वो लिमिटेड है, हम पर्याप्त मात्रा में उसको प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। और ये नवीकरणीय भी नहीं है, नवीकरणीय संसाधन नहीं है, रिन्यूएबल सोर्सेज नहीं है, हम इनको रिचार्ज नहीं कर सकते, दोबारा से नहीं बना सकते हैं। तो ये नेचुरल जो रिसोर्सेज हैं, खासतौर पर जैसे कि जो जीवाश्म ईंधन है, खासतौर पे वो इसके एग्जाम्पल बनते हैं कि वो वैश्विक तापन का कारण बन जाते हैं। सामाजिक और आर्थिक समस्या, समाज के अंदर कुछ लोगों के पास संसाधन है और कुछ लोगों के पास नहीं है, तो इस तरह का इम्बैलेंस पैदा होता है। संसाधनों के अति उपयोग की जो समस्याएं हैं उनमें संसाधनों का ह्रास देखने को मिल रहा है और संसाधनों का केंद्रीकरण मिलता है, वैश्विक पारिस्थितिकी को संकट पैदा हो रहा है। यहाँ पे संसाधनों का ह्रास क्यों होता है? क्योंकि संसाधनों का बहुत ज़्यादा यूज करने से और संसाधन खत्म हो जाते हैं। संसाधनों का केंद्रीकरण, अगर बहुत ज़्यादा यूज करेंगे तो किसी न किसी एक स्थान पर संसाधनों का केंद्रीकरण पैदा हो जाता है और सब जगह पर लोग उसका फायदा बराबर नहीं उठा पाते हैं और इससे बड़ी मात्रा में वन क्षेत्र का काटे जाने से जीवों के लिए रहने का स्थान छिनता है और आदिवासियों के लिए रहने का स्थान छिन जाता है, उनके व्यवसाय तक प्रभावित हो जाते हैं। खासतौर पर महिलाएं इसमें प्रभावित होती है, क्योंकि कई बार तो उन्हें अपनी जो मूलतः जरूरतें होती हैं 10 किलोमीटर तक उन्हें पैदल चल करके वो पूरी करनी होती है और ऐसे में उनके घर और उनके बच्चों की देखभाल करने वाला कोई नहीं होता है और ऐसे में गंभीर सामाजिक दुष्परिणाम भी हो सकते हैं। इस प्रकार ये टॉपिक आपका कंप्लीट होता है। धन्यवाद।